अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ग्रीन ज़मीन की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं नौशीन खुरम और मेरे साथ मौजूद है मुख्तार अहमद अली साहब। मुख्तार अहमद अली साहब पॉलिसी एनालिस्ट हैं और गवर्नेंस के इशूज़ के ऊपर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। हम आज के एपिसोड में मुख्तार साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि एनर्जी पैदा करने के डिफरेंट सोर्सेज क्या हैं और प्राइमरीली न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में हम मज़ीद तफसील से जानेंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, साउथ एशिया न्यूक्लियर एनर्जी की पैदावार में कहाँ खड़ा है, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी की पैदावार के हवाले से क्या सिचुएशन है। तो इसके साथ हम अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार साहब, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। मुख्तार साहब, एनर्जी के डिफरेंट सोर्सेज के ऊपर बहुत बात होती है मीडिया में, तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमें थोड़ा सा न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बताएं और साथ ही ये बताएं कि साउथ एशियन रीजन में जो न्यूक्लियर एनर्जी की पैदावार है उसके बारे में क्या सूरत हाल है। ये साउथ एशिया में न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता तवज्जो बढ़ रही है। आपको पता है कि सारा साउथ एशिया वो हाइड्रोकार्बन्स के हवाले से, जो फॉसिल फ्यूल्स जो कहते हैं उनको, उस हवाले से यहाँ पे कोई वसाइल ज़्यादा है नहीं है, ज़राए ज़्यादा है नहीं है। इंडिया भी जो पेट्रोलियम वगैरह है या गैस वो दूसरे मुल्कों से मंगवाता है। पाकिस्तान में अगरचे गैस के काफ़ी ज़खायर मौजूद रहे हैं, लेकिन अब वो भी हमारे लिए नाकाफ़ी हो चुके हैं। और पेट्रोलियम के लिए तो हमारी डिपेंडेंस है बहुत ज़्यादा दूसरे मुल्कों पे होती है। हम सऊदी अरब, कतर वगैरह से मंगवाते हैं। अच्छा, कोयले के काफ़ी सारे ज़राए मौजूद हैं इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी। इंडिया ने उनका निस्बतन बेहतर इस्तेमाल किया है, बेहतर इन द सेंस कि उन्होंने उससे ज़्यादा बिजली बनाई है। पाकिस्तान में अभी रिसेंटली उस पर काम शुरू हुआ है हमारे यहाँ, जो थर कोल वगैरह है। लेकिन ज़ाहिर है कि कोल एक ऐसा ज़रिया है कि जिससे बहुत ज़्यादा कार्बन एमिट होती है और हमारे माहौल को नुकसान पहुंचता है। और उसके अलावा भी जो हम पेट्रोलियम वगैरह या गैस से प्लांट चलाते हैं उसका भी कार्बन फुटप्रिंट होता है जो सिग्निफिकेंट होता है। तो हम सब साउथ एशियन मुल्कों के लिए एक बड़ा मसला ये भी है कि हम एनर्जी इंडिपेंडेंस हासिल करें, क्योंकि अगर आपको बाहर के मुल्कों से मंगवाना है तो उसके लिए फिर अभी आपको उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज भी चाहिए और फिर सप्लाई लाइन के रिलेटेड जो है वो डिसरप्शन भी हो सकती हैं। देखें, कोई मिडल ईस्ट में कोई मसला हो गया, ईरान के हवाले से जैसे मसला रहता है, तो कभी कोई सप्लाई लाइन डिसरप्शन हो गई तो फिर ये हो सकता है कि आपको तेल वगैरह मिले ही ना और आपके यहाँ शॉर्टेजेस हो जाएँ। और अगर इसी तरह से कोई और कॉन्फ्लिक्ट है, इंडिया भी पाकिस्तान के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फिर भी इस तरह की डिस्ट्रप्शन हो सकती हैं। अक्सर वो इंडिया में ख़ासतौर पर नेवल ब्लॉकेट की बात होती है और ज़ाहिर है कि मसला होगा तो इंडिया को भी मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी सप्लाई लाइन्स इधर से गुजर के जाती हैं। तो आमतौर पर मुल्क ये सोचते हैं कि ऐसे वसाइल पर इन्हिसार करें कि जिससे उनकी एनर्जी इंडिपेंडेंस भी हो, बाहर पे उनको इन्हिसार कम से कम हो, और फिर क्लाइमेट के हवाले से भी और एनवायरनमेंट के हवाले से भी बात होती है। तो बहरहाल जब हम साउथ एशिया के हवाले से देखते हैं तो इंडिया बड़ा मुल्क भी है और इंडिया लीड कर रहा है। इस मुल्क में, इस खित्ते में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है न्यूक्लियर तरीके से, न्यूक्लियर एनर्जी वो इंडिया कर रहा है और इंडिया के प्लान्स भी काफ़ी एम्बिशियस हैं। तो मिसाल के तौर पे इंडिया में इस वक्त कोई 24 के करीब न्यूक्लियर रिएक्टर्स काम कर रहे हैं और उनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को 7000 मेगावाट के करीब है। और अगर आप उनके प्लान्स देखें, अच्छा तो ये तो 7000 तो उनकी मेगावाट है, फिर ये है कि वो मज़ीद जो पावर रिएक्टर्स जो प्लान हैं उनके वो 14 हैं और इसके अलावा जो रिसर्च रिएक्टर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं वो 5 हैं। तो साउथ एशिया में मतलब 24 तो रिएक्टर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं, 6 पे काम जारी है, 14 वो लगाना चाह रहे हैं और 5 तो उनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। अच्छा, इसके हिसाब से अगर आप देखें तो इंडिया में इस पर काम भी बड़ा पहले शुरू हो गया था। मतलब जब इंडिया बना ना तो साथ ही जो नेहरू साहब थे वो इस हवाले से बड़े विजनरी थे और उनके बड़े टेक्नोलॉजी और साइंस पे उनकी तवज्जो थी। तो उन्होंने 1948 में ही इंडिया का जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना दिया था और एक उनके मशहूर साइंटिस्ट हैं डॉक्टर भाभा, होमी भाभा, तो उनको उन्होंने उसके चेयरमैन बना दिया था। और फिर 1963 में, मतलब बहुत पहले, इंडिया में उस वक्त 2 रिसर्च रिएक्टर्स और 4 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स काम कर रहे थे। तो अभी ज़ाहिर 24 हैं। तो इंडिया इस हवाले से लीड कर रहा है और इंडिया के जो प्लान्स हैं उसमें ये है कि वो 100 गीगावाट तक चाहते हैं कि 1947 तक 2047 तक वो 100 गीगावाट तक जो एनर्जी है वो इसमें प्रोड्यूस करें। अच्छा, साउथ एशिया की नीड भी काफ़ी है और इसमें जो एस्टिमेट्स हैं वो ये है कि ये 2050 तक, शायद 2050 तक का है कि ये जो है ना, ये इसकी नीड जो है वो ट्रिपल हो जाएगी, 3 गुना बढ़ जाएगी। जो अभी जो है वो कोई 2100 टेराबाइट आवर है
तो वो जो 2022 के जो था, और ये है कि ये बढ़ के शायद 8,260 तक हो जाएगी 2005 तक। ये सब्सटेंशियल इंक्रीज है। और आपको पता ही है कि साउथ एशिया में 25% दुनिया की आबादी तकरीबन रहती है। और जो अभी एस्टिमेट्स हैं कि वो है कि 2050 तक तकरीबन जो 22% सारी दुनिया की एनर्जी कंजप्शन है ना, वो साउथ एशिया में हो रही होगी। तो ज़ाहिर है जो प्लानर्स हैं वो बैठे सोच रहे हैं कि भाई ये कैसे होगा, सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स तो शायद इतने दस्तयाब ही नहीं होंगे। मतलब देखिए ना, इंडिया पाकिस्तान साउथ एशिया की नीड 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो अगर आपको सिर्फ ये सारी एनर्जी सिर्फ फॉसिल फ्यूल से, कोयला वगैरह से पैदा करनी पड़े तो उसका एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा। वो तो अभी जो है, जो हम जितना फॉसिल फ्यूल अभी तक यूज़ करते हैं और बाकी जो हमारे मसाइल हैं, तो उसकी वजह से तो अभी स्मॉग इतनी ज़्यादा हो गई है दिल्ली में भी और लाहौर में भी। तो अगर आपने 3 टाइम ज़्यादा हुआ तो फिर क्या होगा। तो उसमें जो ऑप्शन जिस पे अब लोग ज़्यादा सोच रहे हैं, एक तो वो वही है कि जनाब विंड से बनाएं, सोलर से बनाएं, और जो और क्लीन सोर्सेज हैं उससे बनाएं। और लेकिन एक तरफ तवज्जो इस तरफ आ रही है कि न्यूक्लियर से बनाएं, अगर इस पर तनकीद भी रहती है। अच्छा, लेकिन इंडिया जो लीड कर रहा है, पाकिस्तान भी सेकंड लार्जेस्ट मुल्क भी है साउथ एशिया का। तो पाकिस्तान में इस वक्त 6 जो रिएक्टर्स हैं वो काम कर रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जिनमें 4 तो चश्मा पे हैं, जिसको C1, C2, C3, C4 कहते हैं। उनमें से हर एक की कैपेसिटी जो है वो है, कोई तो चश्मा में काम कर रहे हैं 325 मेगावाट की। और फिर अभी कराची में 2 लगाए गए हैं जो अभी ऑपरेशनल हो चुके हैं 2021-22 में। उसमें एक K2 है और K3 है। इनमें से हर एक की कैपेसिटी 1100 मेगावाट है। और एक पुराना था पाकिस्तान के पास कैनूप 137 मेगावाट का, और जो 1971 में गालबन वो ऑपरेशनल हुआ था, उसको अभी 2021 में डीकमीशन पाकिस्तान ने कर दिया है। तो पाकिस्तान की जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 3530 है। मतलब अभी आप देखें तो वो कोई इंडिया के आधे से थोड़ी ज़्यादा है जो इंडिया की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। लेकिन पाकिस्तान में अभी एक और प्लांट है जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, वो लगाया जा रहा है, और लेकिन उसके अलावा कोई प्लान्स में नहीं है। तो लेकिन इंडिया के जो प्लान देखते हैं तो अभी तो वो 7000 मेगावाट पे है, लेकिन उनके बहुत एम्बिशियस प्लान्स हैं और वो जाहिर है कि इसको बहुत तेज़ी से बढ़ाना चाहिए। अच्छा मुख्तार साहब, अभी आपने खुद भी अपनी गुफ्तगू में कहा कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहते हैं ग्रीन न्यूक्लियर एनर्जी को लेके, कि क्या ये सेफ़ है, क्या ये ग्रीन एनर्जी है। तो इसके क्या आपको लगता है कि ये एक महफूज सोर्स ऑफ एनर्जी है? ये एक तो न्यूक्लियर पावर की जब बात करते हैं ना, तो उससे बड़ी दहशत सी फैल जाती है, क्योंकि एक न्यूक्लियर ज़राए से आप एनर्जी बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, फिर न्यूक्लियर वेपन्स भी होते हैं। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, ज़ाहिर है उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल होता है उसमें रेडिएशन पैदा होती है, और रेडिएशन तो इंसानी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो और इस हवाले से आपको पता है कि हादसात भी हुए हैं, जैसे वो चेरनोबिल वाला वाक़या हुआ था, फिर ये जो जापान में हुआ था तो वहाँ पे ये वाक़यात हुए थे। तो ज़ाहिर है कि इसके बड़े असरात होते हैं। तो इस हवाले से एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबीज़ दुनिया में रही हैं कि हमें न्यूक्लियर ज़राए से बिजली नहीं बनानी चाहिए। इसी वजह से आपको पता है कि जर्मनी में अगरचे पहले उन्होंने कुछ प्लांट्स लगाए थे न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह, लेकिन उन्होंने तो उनको सबको डीकमीशन कर दिया। वो मेरे ख्याल में आखिरी प्लांट भी गालबन 2023 में उन्होंने डीकमीशन कर दिया, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबीज़ थी कि आपको ये नहीं करना चाहिए। और जब वो कहते हैं ना कि ये नहीं होना चाहिए, न्यूक्लियर से एनर्जी ना बनाएं, तो उसमें यही बात होती है कि इससे इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स भी हैं और सेफ्टी है। देखिए, अब रिस्क तो हो सकता है, कोई हादसा हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट हो जाए, फिर ये हो सकता है कि कोई जंग वगैरह में, अभी आपको पता है यूक्रेन में वो जो पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो वो कई दफ़ा उसके इर्द गिर्द जंग हो रही होती है, तो फिर होती रही है। तो उसमें बड़े खदशात रहे हैं कि अगर इसमें कुछ हादसा हो जाए तो क्या होगा। तो सेफ्टी हैजर्ड्स तो होते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी वाइज बड़ी तरक्की हुई है जो इस हवाले से मटेरियल अवेलेबल है। और एक दुनिया की एजेंसी भी है, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और इसको रेगुलेट भी करते हैं। तो ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजी तो अब बहुत बेहतर हो गई है, और उसमें जो रिस्क है कि इसके नतीजे में कोई सेफ्टी हैजर्ड या एक्सीडेंट्स होने के, वो इम्कानात बहुत कम हो गए हैं। लेकिन ज़ाहिर है जब आप ये कहते हैं कि इम्कानात कम हो गए, तो वो कम ही हुए होते हैं। आप ये तो नहीं कहते कि बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। और फिर इस तरह का जो हादसा है कि कोई बड़ा टेररिज्म का वाक़या हो जाए, कोई सबोताज हो जाए, कोई जंग हो जाए, कोई पंप गलती से या जानबूझ के कोई उस पर गिरा दे, क्योंकि ऐसे मुल्क भी, ऐसे लोग भी तो हो सकते हैं ना कि कोई ऐसा जनरल या कोई ऐसा लीडर जो बिल्कुल ही पागल हो और वो किसी चीज़ का ख्याल ना करे, और वो कहे कि बस दुश्मन को नुकसान पहुँचाना है और उधर आप पंप गिरा दें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। तो इस तरह के रिस्क तो हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो काफ़ी सेफ़ है।
और इसी वजह से अब हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि मुल्क जो है ना वो ज़्यादा तेज़ी से इसकी तरफ जा रहे हैं। मतलब साउथ एशिया में भी आप इंडिया के प्लान्स देख लें, और पाकिस्तान में भी 6 प्लांट तो ऑपरेशनल हैं, 7 में भी काम हो रहा है। और कुछ بعید नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के भी जो टारगेट्स हैं वही काफ़ी हैं कि हम भी अभी तक कोई एक्टिव शायद प्लान में नहीं है, लेकिन ये तो है कि हम मज़ीद लगाना चाहेंगे। तो देखिए उस हवाले से हो सकता है कि पाकिस्तान में भी मज़ीद रिएक्टर्स पे काम शुरू हो जाए। तो सब ज़ाहिर साउथ एशियन रीजन और स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया की बात करें तो क्लाइमेट चेंज के अच्छा खासा इफेक्ट होता है, स्मोग एक बहुत बड़ा इशू है। तो आपको लगता है कि ये इस तरह की जो एनर्जी के सोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करते हुए क्या इसमें बेहतरी आएगी, या इन्वायरमेंटल कंडीशन या क्लाइमेट चेंज की जो कंडीशन है वो वर्सन होने के चांसेस हैं? देखिए न्यूक्लियर एनर्जी रिन्यूएबल तो नहीं है, क्योंकि ये उससे बनाई जाती है यूरेनियम वगैरह से, और यूरेनियम के जो ज़राए हैं वो फिनाइट हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो ना ख़त्म होने वाले हैं। तो जब इस तरह के किसी ज़रिए से आप बना रहे हो तो फिर वो आप इसको रिन्यूएबल तो नहीं कह सकते। ऐसा नहीं है कि इससे कोई आप बनाते हैं पर इसी की पेस्ट रिसाइकल करके तो दोबारा उससे बिजली बना देते हैं। लेकिन सनलाइट तो रोज़ आती है, अपने सनलाइट से बिजली बनाई, उसमें कोई वेस्ट नहीं है कुछ, सिवाय इसके कि सोलर पैनल अगर अपनी लाइफ पूरी करना है। इसी तरह से पानी से जब आप बिजली बनाते हैं तो वो भी एक तरह से रिन्यूएबल होती है, अगरचे उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है कि आपको डैम बनाने पड़ते हैं। और जब विंड इसी तरह से वो मुसलसल चलती रहती है, आज कम है तो कल ज़्यादा है, तो वो तो होता रहता है। लेकिन इसलिए इधर जो रिसोर्स है वो यूरेनियम वगैरह का वो फिनाइट है, तो एक तो ये बात है। तो मतलब ये क्लीन तो है, जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका कार्बन फुटप्रिंट उतना नहीं है, बल्कि ना होने के बराबर है। कार्बन फुटप्रिंट इसका नहीं, सिवाय इसके कि जब आप वो रिएक्टर लगा रहे हैं तो ज़ाहिर है उसके बनाने में वो जो मशीनरी बनी है या कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो ईंटें कहीं पे तैयार हुई हैं तो किसी भट्टे में बनी है, तो उसका तो वो तो कार्बन फुटप्रिंट है। लेकिन जब प्लांट लग जाता है तो जब आप उसको चला रहे हैं तो उसको कोई कार्बन फुटप्रिंट नहीं है, तो उस सेंस में बेहतर है। लेकिन ये रिन्यूएबल नहीं है, तो इसी वजह से इस पर एक डिबेट रहती है कि ये रिन्यूएबल है या नहीं है। अच्छा मुख्तार साहब, आपने बात की इंडिया और पाकिस्तान के वाले से तो काफ़ी डिटेल में बताया कि हम कहाँ पे खड़े हैं न्यूक्लियर एनर्जी की पैदावार में, लेकिन अगर हम साउथ एशियन रीजन के बाकी कंट्रीज़ को देखना चाहें तो क्या सूरत हाल है? क्या वहाँ पे भी इसमें कोई प्रोग्रेस है या कहाँ पे खड़े हैं? देखिए साउथ एशिया का तीसरा बड़ा मुल्क बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश में इस पर अभी तक तो कोई ख़ास काम नहीं हुआ था, लेकिन अभी जो इतलात हैं उसके मुताबिक बांग्लादेश में 2 पावर प्लांट्स पे काम हो रहा है, पावर रिएक्टर्स पे, और वो रशिया के ताउन से उस पर काम हो रहा है। तो बांग्लादेश तो उस लीग में आ जाएगा, उन मुल्कों की लीग में कि जहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जा रही है, और वहाँ पे उनके पास एक रिसर्च रिएक्टर भी है जो इस पर जो ऑपरेशनल है। जब हम बांग्लादेश के अलावा मुल्क देखते हैं तो उसमें कोई ख़ास काम नहीं हो रहा, मतलब नेपाल, भूटान, श्रीलंका वगैरह में, मालदीव्स वगैरह में इस तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई है। हो सकता है नेपाल फ्यूचर में या श्रीलंका फ्यूचर में कुछ काम करे। श्रीलंका ने गालबन कुछ रशिया से बातचीत इस हवाले से चलाई भी है, लेकिन अभी तक कोई उनके पास प्लांट्स वगैरह या न्यूक्लियर रिएक्टर्स नहीं है, तो उस तरफ इनकी तवज्जो फिलहाल नहीं है। लेकिन जैसे अब दुनिया में क्लाइमेट चेंज के हवाले से अहदाफ हैं, नेट ज़ीरो वगैरह की बात हो रही है, तो उसमें कई जगहों पे कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अगर आपने नेट ज़ीरो टारगेट्स अचीव करने हैं तो वो शायद बाकी सिर्फ ज़राए से मुमकिन नहीं होगा, आपको न्यूक्लियर की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। तो क्या जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या बाकी दुनिया के ममालिक हैं वो इस एनर्जी को कैसे देखते हैं? देखिए दुनिया में तो आप देखें तो इस वक्त जो न्यूक्लियर एनर्जी में सबसे टॉप पे तो यूएसए है। यूएसए तो खैर वैसे भी आप तो क्लाइमेट चेंज को भी डिनाई करता है, लेकिन अगर वो जैसे मैंने कहा कि अगर क्लाइमेट चेंज के अहदाफ हासिल भी करना चाहें तो अब एक बड़ा स्ट्रांग व्यू यही है कि वो न्यूक्लियर एनर्जी के बगैर मुमकिन नहीं होगा। अगरचे जैसे मैंने कहा ना कि अपोजिशन भी है, तो अब दुनिया में अगर आप देखें तो यूएसए जो है वो तो कोई 2023 में उन्होंने 7,79,186 गीगावाट आवर बिजली जो है वो न्यूक्लियर से पैदा की है, मतलब 7,79,186 गीगावाट। सेकंड जो है वो चाइना है, उन्होंने कोई 4,06,484 गीगावाट आवर उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पैदा की है न्यूक्लियर से। फ्रांस तीसरे नंबर पे है, वो चाइना के करीब ही है, वो 3,23,773 गीगावाट आवर। रशिया चौथे नंबर पे है, तो वो 2,03,900
57 गीगावाट आवर पे। लेकिन अगर आप ये पहले मुल्कों में देखें, फिर आगे साउथ कोरिया है, कनाडा है, जापान, स्पेन, स्वीडन, इंडिया 10वें नंबर पे है, क्योंकि उन्होंने कोई 44,646 गीगावाट आवर बिजली जो है 2023 में उन्होंने पैदा की है। उसके बाद यूके, फिनलैंड, बेल्जियम, यूएई ने काफ़ी इस पे तवज्जो दी है। हालांकि यूएई में ज़ाहिर फॉसिल फ्यूल्स वगैरह भी हैं, लेकिन वो भी इस तरफ उन्होंने तवज्जो दी है। और फिर चेक रिपब्लिक वगैरह। पाकिस्तान ने जो है वो आप इंडिया का हाफ कह लें कि जो 21,700 गीगावाट आवर जो है वो 2024 में पैदा की है। तो मतलब हम इंडिया के कोई हाफ पे हैं इन टर्म्स ऑफ, लेकिन दुनिया के जो बाकी मुल्क हैं उसमें यूएसए और ये मुल्क लीड कर रहे हैं। अच्छा, उसमें यूरोप में इस तरफ को खास तवज्जो नहीं दी गई सिवाय फ्रांस ने। फ्रांस तो अभी भी 70% जो अपनी टोटल एनर्जी नीड है उसका न्यूक्लियर से पैदा करता है। और इंटरेस्टिंगली जहाँ पे जर्मनी और बाकी मुल्कों में ये चल रहा था कि नहीं जी हमें तो बहुत रिन्यूएबल की तरफ जाना चाहिए और क्लीन एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, तो फ्रांस उनसे एक डिसएग्री कर रहा था और उसका फ्रांस को भी फायदा भी हुआ है। तो अभी हम बात कर रहे थे ना एनर्जी इंडिपेंडेंस की, तो जब रशिया से उनको एनर्जी सप्लाई में मुश्किलात आई हैं जो यूक्रेन की जंग की वजह से, तो उसमें जर्मनी को बहुत नुकसान हुआ है, बाकी मुल्कों को बहुत नुकसान हुआ है। फ्रांस को उसका इतना नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उनकी रिलायंस जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी पे थी और ये बाकी मुल्क उधर से गैस वगैरह मंगाते थे और रशिया से और पेट्रोलियम वगैरह, तो इनको उसकी वजह और उससे ज़ाहिर फिर कीमतें भी बढ़ी हैं। अब न्यूक्लियर एनर्जी तो एक तरह से आप कीमतें बढ़ भी रही हों तो वो तो एक तरह से उसका उतना इम्पैक्ट नहीं होता। अब मार्केट की वजह से आप कीमतें बढ़ा दें और बात है, लेकिन अगर आप उसकी जो कास्ट ऑफ जनरेशन है वो तो तकरीबन स्टेबल ही रहती है, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। और अब लेटली जो है वो जर्मनी अगरचे 2023 में डीकमीशन कर चुका है अपने सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, लेकिन अभी वो जो यूरोप की जो ओवरऑल एनर्जी प्लानिंग हो रही है, तो पहले जब फ्रांस कहता था कि हमें न्यूक्लियर की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए तो जर्मनी उसको अपोज करता था और बाकी मुल्क भी। अब वो एक तरह से उन्होंने एक न्यूट्रल स्टांस लिया है कि अगर यूरोप की कोई जायंट एनर्जी प्लानिंग होती है और उसमें न्यूक्लियर के शेयर भी आगे बढ़ता है तो अब जर्मनी उसको उस तरह से अपोज नहीं कर रहा है। ये एक बड़ी तब्दीली आई है जिसके पीछे एक तो ये यूक्रेन वाली जंग ने बड़ा असर डाला है और उसकी वजह से बड़ा रीथिंक करना शुरू किया है इन्होंने यूरोपियन लीडर्स ने कि भाई हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए न्यूक्लियर ज़रूरी है। और दूसरा फिर ज़ाहिर है वो भी हैं जो नेट कार्बन ज़ीरो कार्बन के टारगेट्स हैं, और उस हवाले से भी अब फ्रांस तो मुसलसल यही कहा जा रहा था कि न्यूक्लियर के बगैर ये मुमकिन नहीं होगा। मुख्तार साहब, जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है या कोई प्रोग्रेस होती है तो कुछ ना कुछ उसके इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स भी होते हैं, तो आपके ख्याल में अगर न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ बहुत ज़्यादा शिफ्ट जाता है तो क्या इससे कोई इन्वायरमेंट पे भी इफ़ेक्ट होगा? देखिए, इसमें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट तो एक तो इसकी जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होती है ना उसकी मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं कि आप न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाते हैं उससे ज़्यादा वेस्ट जनरेट होती है और वो वेस्ट जो होती है वो बहुत हाईली रेडियो एक्टिव होती है। मतलब उससे किसी इंसान का, जानवर का, इवन प्लांट्स वगैरह का एक्सपोजर हो जाए तो वो बहुत शदीद बीमारियां या नुकसान हो सकता है, ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। और फिर ये वेस्ट ऐसी भी है कि जो ये नहीं है कि कोई 10-20 साल में इसकी वो रेडियो एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, ये बात हज़ारों सैकड़ों साल तक उसकी वो रेडियो एक्टिव रहता है। तो अभी तक इन्होंने कोई ऐसा तरीका दरियाफ्त नहीं किया कि उसको कोई महफूज तरीके से आप कैसे उसको डिस्पोज ऑफ कर सकें। वो कहीं ना कहीं आपको उसको स्टोर करना है, वो बहुत अंडरग्राउंड नीचे जाकर करें या कोई भी उसका तरीका ढूंढना है। तो एक तो ये मसला है। टेक्नोलॉजी अगरचे बेहतर हो गई है, प्लांट्स जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो महफूज हो गए हैं, लेकिन रेडियो एक्टिव वेस्ट के डिस्पोजल का मसला वो अभी तक मौजूद है। अच्छा, फिर मैंने जैसे कहा कि अगर एक्सीडेंट हो जाए तो एक्सीडेंट हो के अगर इससे रेडिएशन बाहर निकल जाए तो माहौल को नुकसान पहुंचाती है और से इर्द गिर्द की जो भी लाइफ है, वो जानवर हैं, परिंदे हैं, इंसान हैं, वो सभी मुतासर हो सकते हैं, फसलें मुतासर हो सकती हैं। फिर ये ज़ाहिर है कि जो माइनिंग एक्टिविटी हो, लेकिन ना अगर आपने यूरेनियम इस्तेमाल हो रही है तो यूरेनियम आपने कहीं पर माइन करनी है, तो जब माइनिंग करते हैं तो वो माइंस वगैरह की सिक्योरिटी और उधर वो उसके भी असरात हैं। वो ज़ाहिर है आप एक्सकेवेशन वगैरह करते हैं या कुछ, और वो एक रेडियो एक्टिव मटीरियल की कर रहे होते हैं, वो वैसे नेचर में किसी तरह से महफूज होती है। जब एक्सकवेट करते हैं तो आप अपने आप को और उस इलाके के एनवायरनमेंट को एक्सपोज करते हैं टू रेडिएशन। अच्छा, फिर इसमें एक ये भी है कि जब न्यूक्लियर प्लांट चलाते हैं तो उधर कोई उनको ठंडा रखने के लिए पानी चाहिए होता है बड़ी मिकदार में। तो इसी वजह से हमने वो या समुद्र के किनारे लगाते हैं, जैसे जापान वाला भी था वो जो फुकुशिमा है, और अभी चश्मा में हमने लगाए हैं तो वो भी नहरों के किनारे वगैरह पे हैं, या हमने कराची में लगाए हैं जो समुद्र के किनारे हैं, चूँकि पानी चाहिए होता है।
और वो पानी जब उससे उसको प्लांट को आप ठंडा करते हैं, या तो उस जब प्लांट को तो ठंडा करते हैं, लेकिन उस समय में वो पानी काफ़ी सारा गर्म हो जाता है, फिर आप उसको किसी नहर में या दरिया में छोड़ते हैं। अच्छा, जब उसमें छोड़ते हैं तो वो बहुत गर्म पानी होता है, तो उसको ठंडा करने के लिए आपने यूज़ किया होता है, तो उससे वो जो मेरीन लाइफ है या दरिया की लाइफ है या वहाँ पे जो पौधे वगैरह हैं वो मुतासर होते हैं। तो एक्वा लाइफ जो होती है वो मुतासर। फिर जो इन प्लांट्स में लोग काम कर रहे होते हैं, अगर जो उनके सेफ्टी गैजेट्स और वो बहुत अच्छे हो गए हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रिस्क होता है कि कोई उनका एक्सपोजर हो जाए और उनकी जो सेहत है उसका नुकसान हो जाए। तो ये जो 5-6 इसके मसाइल हैं। और फिर जैसे मैंने कहा कि कोई अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई उस पर स्ट्राइक हमेशा रहता है, तो एनवायरमेंटल हैजर्ड्स इसके हैं। लेकिन फिर वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि अगर आप इनका मवाजना करें, क्योंकि सेफ्टी के हवाले से तो मतलब अभी तक जब से न्यूक्लियर प्लांट्स बनना शुरू हुए हैं तो कितने वाक़यात हुए होंगे। एक हमें उसके चेरनोबिल का पता है, एक जापान वाले का पता है, उसके अलावा कोई बड़े वाक़यात हुए नहीं हैं, तो छोटी मोटी लीकेजेस ज़रूर। तो ओवरऑल तो सेफ्टी रिकॉर्ड अभी तक का बहुत अच्छा है। और फिर वो ये कहते हैं कि जब इसका मवाजना आप कोल बेस्ड पावर प्लांट से करें या फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो बाकी हैं, जो डीजल से चलते हैं, जो फर्नेस ऑयल से चलते हैं, तो फिर उसका मवाजना में वो शायद वो कहते हैं कि ये निस्बतन बेहतर है। चूँकि डैम भी आप बनाते हैं तो डैम का भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है। वो आप एक जगह पे डैम बनाते हैं, फिर वो सिल्ट होना शुरू हो जाता है, और उस इलाके में भी आप बड़ी तादाद में लोगों को आगे पीछे करते हैं। उस इलाके का भी एक एनवायरनमेंट होता है, उधर कोई जानवर, परिंदे, बहुत सारे कीड़े मकोड़े रह रहे होते हैं। तो जब आपने उधर एक बड़ी जगह पे हज़ारों के एकड़ जो है उस पर आपने जब डैम बना दिया तो उसका माहौल भी तो मुतासर होता है, और फिर वो सेल्टअप हो जाते हैं, फिर आपको नए बनाने पड़ते हैं। तो ज़ाहिर है कि बिजली आप जिस भी तरीके से बनाएंगे उसके कुछ ना कुछ एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट्स होंगे, और न्यूक्लियर एनर्जी के भी हैं, तो वो एक वे करने वाली बात होती है। अब आप सोलर से भी बनाते हैं, बजाय वो क्लीन एनर्जी है, लेकिन वही सोलर पैनल बनाने के लिए भी आपने जो उसमें मिनरल्स वगैरह यूज़ किए हैं तो उसकी भी माइनिंग हुई है। और फिर जब ये सोलर पैनल जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर अपनी उम्र पूरी कर लेते हैं, फिर उनको डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। इसी तरह से बैटरीज को डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। तो कुछ भी आप करें उसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं। अब असल बात ये है कि आप प्लांट कहाँ पे लगा रहे हैं, रिएक्टर कहाँ पे लगा रहे हैं, और उधर आबादी कितनी है, फ्लोरा फौना किस किस्म का है, वहाँ पे रिस्क क्या हो सकते हैं, बहुत आबादी के करीब तो नहीं है। तो मतलब बेसिकली ये है कि आप वे करें, और अगर सेफ्टी रिस्क ऑन बैलेंस कम हो या एनवायरनमेंटल रिस्क, फिर शायद ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब, काफ़ी डिटेल में हमारे नाजरीन को आपने आज जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बताया। नॉर्मली कंसेप्ट ये होता है कि जहाँ न्यूक्लियर की बात होती है और पाकिस्तान इंडिया की बात होती है तो हमारे जहन में सिर्फ एटम बम ही आता है, लेकिन हर एनर्जी की ज़ाहिर है कुछ पॉजिटिव साइड्स हैं, कुछ नेगेटिव साइड्स हैं, और जब पॉजिटिव उसका यूज़ होता है तो टेक्नोलॉजी के साथ मिलके एक बड़ी तरक्की भी होती है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की गुफ्तगू। आज हमने थोड़ा सा जानने की कोशिश की न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। इसी तरह के मज़ीद नए टॉपिक्स के साथ हम आपके सामने हाज़िर होते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। मैं नौशीन खुरम और मेरे साथ मुख्तार साहब, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।